नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में। उसका नाम है लोकतंत्र, या इसको कह सकते हैं डेमोक्रेसी। क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी। इससे पहले अपन लोग बात करेंगे, एक शासन व्यवस्था थी, उसका नाम था राजतंत्र। क्या नाम था दोस्तों? राजतंत्र। और आपने पढ़ा होगा कि कहीं सुना होगा कि पहले हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर कौन राज कर रहे थे? राजा लोग। कौन कर रहे थे? राजा लोग। क्या ये राजा लोग जनता के द्वारा चुने गए थे? क्या ये राजा लोग जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे? तो मैं कहूंगा नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं थे। जिसके पास उस टाइम में ज्यादा पावर्स थी, जिनके पास ज्यादा जमीनें हुई करती थी, जिसके पास ज्यादा मान सकते हैं कि हथियार वगैरह थे, तो वो क्या बन गए थे उस टाइम में? राजा। और उस राजा, वह राजा क्या क्या करता था? उस इलाके पर राज करता था और उसकी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राजा की थी। लेकिन मैं ये कहूं कि राजा की जिम्मेदारी ये थी कि वो जनता का हमेशा भला चाहेगा, जनता के लिए कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन ये बात सही नहीं थी कि राजा पे ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वह जनता के लिए काम ही करेगा। राजा पे ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वह जनता की इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। राजा काम था कि टैक्स वसूलना। यदि वह इसकी इच्छा थी कि जनता के लिए मैं अच्छा काम करूंगा तो करता भी था, और उसकी इच्छा नहीं होती थी तो वह नहीं भी कर सकता था। और राजा महल ने कहते तो ये अपने रानियों में मस्त रहते थे, अपनी रानियों के अंदर ही मस्त रहा करते थे। इनको ना जनता से मतलब था, न किसी से मतलब था। इसी कारण इस व्यवस्था की इन देशों में, समाज में क्या होने लगी? आलोचना होने लग गई। क्या होने लगी? आलोचना होने लग गई। और आपको पता है, सबसे पहले हमारा जो यूरोप है, यूरोप में नाम की क्या आती है? वहां पे डेमोक्रेसी आती है, लोकतंत्र का विचार आता है। कहाँ पे आता है? यूरोप के अंदर आता है। और यूरोप के अंदर लोगों को क्या मिलने लगे थे? वहां पे अधिकार मिलने लगे थे। लोगों को अधिकार मिलने लगे थे, और लोग ही वहां पे सरकार चुनते थे। यानी लोगों के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि वहां पे सरकार बनने लग गए थे। कहाँ की बात हो रही थी? यूरोप में। और इसी कारण इस विचार का जन्म होता है, एक विचार आता है, और उस विचार का नाम था लोकतंत्र। क्या नाम था? लोकतंत्र। आज इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि क्या होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या तर्क दे सकते हैं इसके फेवर में, और इसके अवगुण क्या है, इस लेक्चर में अपन बात करेंगे। यदि लोकतंत्र की बात करें तो डेमोक्रेसी शब्द है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है डेमोस, और एक का नाम है दोस्तों क्रेसिया। क्या नाम है? क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं लोगों का शासन। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वहां पे कौन राज करेंगे? कौन शासन करेंगे? वहां के लोग राज करेंगे। कौन करेंगे? वहां के लोग राज करेंगे। क्या ऐसा राजतंत्र में संभव था? पॉसिबल नहीं था। वहां पे कौन राज कर रहा था? राजा वहां पे राज कर रहा था, यानी कि वो शासन कर रहा था, और उसमें उन लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी में किसकी भागीदारी होगी? लोगों की भागीदारी होगी। वहां पे कौन राज करेगा? वहां पे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज करेंगे। और इसी क्रम में एक राष्ट्रपति हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उनका नाम है अब्राहम लिंकन। और उन्होंने बताया कि वह डेमोक्रेसी की, उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता का, यानी कि वहां पे जो शासन होगा वो किसका होगा? जनता का होगा। किसके द्वारा किया जाएगा वो शासन? जनता के द्वारा किया जाएगा। और वो शासन किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा। यदि वहां पे ऐसा हो रहा है, उस देश में ऐसा हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि वहां पे क्या है? लोकतंत्र। क्या है वहां पे? लोकतंत्र। यदि लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है। यानी कि अपन इसको ये भी कह सकते हैं
कि भाई लोकतंत्र के अंदर है ना जनता, जो जनता है वो से दो प्रकार से भागीदारी निभाती है, भागीदारी निभाती है, निभाती है। कैसे निभाती है? जनता दो प्रकार से भागीदारी निभाती है। कैसे निभाती है? एक तो कह सकते हैं उसको अपन लोग होता है प्रत्यक्ष। किस प्रकार से? प्रत्यक्ष, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट। एक होता है अप्रत्यक्ष। ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष। या इसको एक नाम और बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र, या इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसको बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब इसको बारी बारी समझते हैं अपन लोग कि क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि अपन बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो जनता है ना, जनता क्या करती है? जनता क्या करती है? कानून प्लस नीति निर्माण, कानून प्लस नीति निर्माण में क्या करती है? भागीदारी निभाती है, भागीदारी निभाती है। और वो भागीदारी कैसी होगी? प्रत्यक्ष होगी। कैसे होगी? प्रत्यक्ष होगी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट कहती है कि हमें हेल्थ पे कुछ कानून बनाना है, हेल्थ पे या स्वास्थ्य पर कुछ कानून बनाना है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस हेल्थ पे कानून बनाने के लिए वहां के जनता की भी क्या होगी? प्रत्यक्ष भागीदारी। यानी जनता वहां पे बताएगी गवर्नमेंट को कि हमें इस हेल्थ कानून में या हेल्थ लॉ या कानून में किस प्रकार के प्रावधान करने हैं, किस प्रकार के प्रोविजन करने हैं, वो कौन बताएगी? जनता बताएगी। यानी कि जनता वहां पे डायरेक्ट कानून और नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है। इस प्रकार के लोकतंत्र को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वो समझते हैं। जनता ऐसा लोकतंत्र है जिसमें जनता डायरेक्ट कानून बनाती है, नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भाई ये कहाँ पे? एक देश है यूरोप का, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है उस देश का? स्विट्जरलैंड। और इस देश में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि इस देश के नागरिक कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? यदि यहां देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है? जनता डायरेक्ट कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभा रही है। यानी कि यहाँ पे मिडिल मैन कोई नहीं है, बीच में कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ की जो जनता है ना, यहाँ की जनता क्या करती है? अपने एक प्रतिनिधि को चुनती है, और एक प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और नीति निर्माण करते हैं। किसके लिए करते हैं नीति निर्माण? ये जनता के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं। यानी कि यहाँ पे जनता डायरेक्ट कोई कानून और नीति निर्माण नहीं कर रही है। कौन? जनता। जैसे यहाँ पे जनता क्या कर रही है? डायरेक्ट कानून बना रही है, नीति बना रही है। बट यहाँ पे जनता कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में डायरेक्ट भूमिका नहीं निभा रही है। वो कौन बना रहे हैं? ये प्रतिनिधि निभा रहे हैं। कौन निभा रहे हैं? प्रतिनिधि। जनता क्या करती है? इन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि को मान सकते हैं। आज आप देखते होंगे एमपी है, हमारे एमएलए है, ये सांसद है, विधायक है, ये क्या है? हमारे प्रतिनिधि। ये लोग क्या करते हैं? हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए नियम बनाते हैं, हमारे लिए कल्याण के लिए काम करते हैं। इस प्रकार की डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे अपन? अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, या इसको बोल सकते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके भी दो टाइप्स हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। एक है इसमें, उसको बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? संसदीय लोकतंत्र। और एक को बोलते हैं अपन लोग राष्ट्रपति लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति लोकतंत्र। संसदीय को आप नाम बोल सकते हो, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और इसको बोलते हैं अपन प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। क्या होती है इसको समझते हैं पहले। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा लोकतंत्र है जिसमें वहां की सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी? एक तो होगी लोगों के प्रति, एक होगी संसद के प्रति। यानी कि वह जो भी काम करेगी तो वह इसकी जिम्मेदारी लेगी, किससे लेगी? लोगों से और संसद से।
और सरकार का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, पीएम होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, वहां पे मुखिया होगा। तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होंगी, यानी कि उसके पास पावरलेस है, उसके पास कोई नाम मात्र की शक्तियां होंगी। ऐसे लोकतंत्र को बोलेंगे अपन संसदीय लोकतंत्र। दोबारा रिपीट करते हैं, संसदीय लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें सरकार लोगों प्लस संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात, सरकार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति क्या होगा, उस सरकार का या उस देश का नाम मात्र का मुखिया होगा और उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होंगी। और यह लोकतंत्र है कहाँ पे, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे भारत है हमारा, यूके है, भारत है, यूके है, ऐसे देश में संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, इसमें भी आप लिख सकते हो, ये भारत में है। कहाँ पे है, भारत में। दूसरा इसमें है एक राष्ट्रपति लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य का प्लस सरकार, राज्य प्लस सरकार दोनों का मुखिया होता है। ऐसे लोकतंत्र को क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति लोकतंत्र। दोबारा सा सिंपल से अपन इसको रिपीट करते हैं। पहला हमने पढ़ा कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र है ऐसा तंत्र, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग शासन करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, इसका अर्थ है लोग, क्रेसिया है, इसका अर्थ है शासन, यानी कि लोगों का शासन। लोग शासन करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं, ये तो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, एक अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो इसमें वहां की जनता, वहां के नागरिक कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में डायरेक्ट रोल निभाती है, यानी डायरेक्ट भागीदारी निभाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाती है, उसके बीच में एक होता है मिडिल मैन और उसका नाम, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। ये जनता अपनी ओर से क्या चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं। किस लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। और ऐसे लोकतंत्र को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी टू टाइप्स हैं, या दो प्रकार हैं। एक है, इसको बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र, या इसको एक नाम और है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, वहां पे सरकार लोगों प्लस संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों प्लस संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात क्या, सरकार का मुखिया होता है, पीएम मुख्य होता है। कौन होता है, पीएम क्या होते हैं, वहां पे मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति वहां पे नाम मात्र के सरकार, नाम मात्र का मुखिया होता है, और उसके पास कुछ पावर्स होती है, और सारी पावर किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। और ऐसा लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, भारत में भी ऐसा लोकतंत्र है, और यूके यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा लोकतंत्र देखने को मिलता है। जैसे बात करें राष्ट्रपति लोकतंत्र, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय राज्य प्लस सरकार दोनों का मुख्य होता है। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकतंत्र में ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है यूएसए के अंदर। कहाँ पाया जाता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर क्या पाया जाता है, राष्ट्रपति लोकतंत्र पाया जाता है। आगे अपन बात करें, आगे अपन देखें कि भाई लोकतंत्र है, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसे देखने पर लगता है कि उस देश में डेमोक्रेसी एक्चुअल मायने में है या नहीं है। तो आगे अपन जानेंगे कि इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। यदि इसकी पहली विशेषता की बात करें अपन है, तो उस देश में क्या होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए कि वहां पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, उस देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, या इसको बोल सकते हैं वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए उस देश में, तब कहेंगे कि वहां पे लोकतंत्र है। जैसे भारत है, तो भारत में एक क्या है, एक चुनाव आयोग है। क्या है, चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग है, और इसकी बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई है। एक चुनाव आयोग है, क्या करता है, हमारे देश में संसद प्लस विधानसभा
विधानसभा क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। कौन, चुनाव आयोग। कहाँ पे इसका उल्लेख, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है कि भाई चुनाव आयोग होगा और वो हमारे चुनाव करवाएगा। दूसरी बात क्या है कि वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे बहुदलीय शासन प्रणाली होनी चाहिए। बहुदलीय बहुदलीय शासन प्रणाली होनी चाहिए वहां पे। क्या मतलब इसका समझते हैं। बहुदलीय, दल मतलब पार्टी, कि वहां पे उस देश में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं रहनी चाहिए, इसके बजाय वहां पे बहुदल होने चाहिए और लोगों के पास विकल्प होने चाहिए। अपनी पसंद के अनुसार उनके पास विकल्प होने चाहिए ताकि वो अपनी पसंद के अनुसार वोटिंग कर सके, सरकार बना सके। हमारे देश में भी खूब दल है, खूब पार्टियां हैं। आप नाम सुना होगा, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ये क्या है, हमारे बहुदलीय शासन प्रणाली को इंगित करते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए उस देश में, उस देश में होना चाहिए कानून का शासन। क्या होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, यानी कि वहां पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ यानी कि उस देश में कानून का शासन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। और हमारे भारत में भी कानून ही ऊपर है, यानी कि हमारे देश में क्या है, संविधान। देश का राष्ट्रपति से लेके, देश में राष्ट्रपति से लेके आम नागरिक तक किसके भीतर का काम करते हैं, संविधान के भीतर रहकर काम करते हैं। तो क्या होना चाहिए, वहां पे कानून का शासन होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि उस देश में क्या होना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए लोगों को। क्या मिलने चाहिए, अधिकार। इसको बोलते हैं राइट्स मिलने चाहिए। तो लोगों को क्या मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 14 से लेके 35 तक एक मौलिक अधिकारों का खंडन दिया गया है। मौलिक अधिकारों का खंड दिया गया है और ये अधिकार हमें देते हैं कौन, हमारे संविधान। तो हमारे देश में क्या है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली हमारे देश में है, कानून का शासन हमारे देश में है और अधिकार भी हमें मिले हुए हैं। तो 3-4 पॉइंट तो हमारे देश में लागू होते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि उस देश में क्या होना चाहिए, उस सरकार की जवाबदेहिता होनी चाहिए। जवाबदेहिता होनी चाहिए, यानी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उस देश की, उस सरकार की जो वहां पे रूल कर रही है। जैसे हमारे देश में सरकार है वह किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी है या अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति है प्लस संसद के प्रति है। यानी कि हमारे देश में जो कुछ भी घटित होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, तो इसकी जवाबदेहिता किस पे होगी, हमारी गवर्नमेंट पे होगी। किस पे होगी, हमारे गवर्नमेंट पे। छठा पॉइंट आप इसमें छठा पॉइंट लिख सकते हो कि उसमें उस देश में क्या होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। तब कहेंगे कि उस देश में क्या है, डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी है। तो ये 6 पॉइंट आपको किसी देश में देखने को मिल रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उस देश में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी। उस देश में डेमोक्रेसी होगी। अगले बात करें अपने इसमें कि भाई लोकतंत्र है हमारे देश में, तो इस लोकतंत्र में के पक्ष में कौन कौन से तर्क है, लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क दे सकते हैं अपन लोग। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कि भाई ये शासन व्यवस्था है, इसके पक्ष में तर्क बताओ भाई, क्यों ये इतनी मजबूत शासन प्रणाली है। पहली बात तो इसकी अंदर आती है, वो आती है जवाबदेहिता। क्या आती है, जवाबदेहिता। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर सारा जिम्मेदारी है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। लोगों को बताएं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि ये घटना घटित हुई है तो इसके पीछे रीजन क्या है। और जवाबदेह है किसके प्रति, संसद के प्रति। किसके प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह है। किसके प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है, बेहतर नीति निर्माण होता है। क्या होता है, बेहतर नीति निर्माण। कैसे होता है, जैसे हमारे देश में 3 पिलर हैं जो कानून बनाते हैं। एक है हमारे देश में लोकसभा, और एक है हमारे देश में राज्यसभा, और एक है हमारे देश में राष्ट्रपति। कानून कहीं से बन सकता है, लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है कानून बनाने की प्रक्रिया, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसको अंतिम रूप कौन देगा, राष्ट्रपति महोदय। कौन देगा, राष्ट्रपति महोदय। यानी कि कानून बनाने की ये तीनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई क्या बनता है, कानून बनता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश में जो कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कुछ बेहतर बनेंगे, कुछ अच्छे कानून बनेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि वहां पे
उस देश में क्या बढ़ता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हमारे देश में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है, हमारे देश में 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट वैल्यू। समझते हैं क्या है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का वोट का मूल्य उतना ही है जितना किसी अन्य व्यक्ति का है। यानी कि हमारे देश में वोट का जो मूल्य है वो क्या है, सभी लोगों का बराबर का मूल्य है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर आदमी है तो उसके वोट का मूल्य अधिक होगा, वो गरीब आदमी है तो उसके वोट का मूल्य कम होगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का वोट का मूल्य वही है जितना किसी अन्य व्यक्ति के वोट का मूल्य है। अगली बात करें अपन लोग तो इसमें यह है कि इस शासन व्यवस्था में मतभेद होते हैं ना, मतभेदों प्लस टकरावों को हल करने का मौका मिलता है, हल करने का मौका मिलता है। पांचवा पॉइंट इसमें देख सकते हो आप कि इसमें किसी भी शासक दल को, किसी भी जो शासक दल है ना उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, सुधारने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है सुनो। जैसे हमारे देश के अंदर 5 वर्ष के बाद चुनाव होने हैं और कोई पार्टी है, कोई शासक दल है, उसको लगता है कि मेरे इन कामों के कारण जनता नाखुश है और वह मुझे न चुनकर किसी अन्य पार्टी को चुनती है, तो अगले आने वाले चुनाव के अंदर ये शासक दल क्या करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा और एक नई घोषणा पत्र के साथ मैदान में उतरेगा और जनता के सामने वादे करेगा कि मैं पिछले वर्ष हमें जो गलतियां की थी अब की बार नहीं दोहराएंगे। इस प्रकार यार हमें आप क्या दीजिए, वोट करिए, हमें आप क्या दीजिए, हमें वोट करें और हमारी क्या बनाए, सरकार बनाए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के भीतर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसमें एक जवाब देता है, एक बेहतर नीति निर्माण होता है क्योंकि तीनों प्रक्रिया से होकर कानून बनना है और नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, मतभेदों और टकराव को हल करने का मौका मिलता है और शासक दल अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिलता है। ये क्या कह सकते हैं, इसके पक्ष में अपन तर्क दे सकते हैं। यदि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दें तो अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, इसके विपक्ष में तर्क दें, विपक्ष में, या इसके इसको अवगुण लिख सकते हो आप। अवगुण क्या है? पहला अवगुण यह है इसमें कि इसमें क्या होती है ना, अस्थिरता उत्पन्न होती है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जैसे हमारे देश के भीतर 5 साल के बाद चुनाव होने, 5 साल के बाद में क्या होने, चुनाव होंगे। अभी इस चुनाव के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार चुनाव के अंदर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और कुछ 3-4 पार्टियां या 1-2 पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, सरकार बनाती है। क्या करती है? सरकार बनाती है और 5 साल के भीतर उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर क्या बनती है, एक गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। और जब भी उस देश में गठबंधन की सरकार बनेगी तो उस देश के अंदर एक बेहतर नीति निर्माण या कानून निर्माण होने की संभावना कम रह जाती है क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना हित साधने की कोशिश करती हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के भीतर क्या उत्पन्न होती है, एक अस्थिरता देखने को मिलती है अपन को। और अस्थिरता इस प्रकार देख सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद में या 5 वर्ष तक जो सरकार बनकर आई है तो उसका मेन नजरिया क्या रहेगा कि मुझे भाई 5 साल के लिए काम करना है, तो मैं ऐसी नीतियां बनाऊं ताकि मुझे अगले आने वाले चुनाव के अंदर मुझे बहुमत मिले या मुझे वोट प्राप्त हो और मेरी दोबारा सरकार बन जाए। तो यानी कि अपन यहाँ पे कहें तो यहाँ पे जो सरकार का है ना, सरकार का जो विजन है, यानी जो सरकार का जो लक्ष्य है वो क्या नहीं रहता, लॉन्ग टर्म नहीं रहता। क्या नहीं रहता? लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो नहीं बना पाती है। दूसरा पॉइंट अपन ये कह सकते हैं इस अवगुण के अंदर है क्योंकि यहाँ पे चुनाव में खर्च
बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। आपको ध्यान होगा एक एक पार्टियां हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है अपने चुनावों पर। अब मान लीजिए वो हजारों करोड़ रुपए इन चुनावों पे खर्च ना होकर देश के डेवलपमेंट पे खर्च होता है, तो देखो कि देश कितना आगे बढ़ सकता है, देश में कितनी जो समस्याएं आज देखने को मिल रही है उनका निपटारा हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि चुनाव में खर्च बहुत अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है, आप लिख सकते हो इसके अंदर कि इस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत देखने को मिलता है। इस शासन व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार बहुत अधिक देखने को मिलता है और करप्शन के मामले में इंडिया भी किससे कम नहीं है। और आप सब जानते हो कि हमारे देश के भीतर करप्शन करप्शन है, चाहे वो पंचायत लेवल देख लो, पंचायत लेवल से लेके टॉप लेवल तक करप्शन फैला हुआ है। चौथा पॉइंट इसमें आप देख सकते हो कि इस शासन व्यवस्था में जो बहुमत में होता है, जो कि इसमें होता है बहुमत में होता है, बहुमत में होता है, वो क्या करता है, अपनी ताकत दिखाता है। क्या दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। और जो लोग अल्पसंख्यक में है, जिनकी संख्या कम है, वे लोग एक समय में रहते हैं कि ये बहुमत में या बहुसंख्यक लोग कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक न कर दे। तो इसकी एक विशेषता या इसका एक अवगुण, विशेषता नहीं कहेंगे, इसका एक अवगुण ये भी है कि बहुमत में होता है, उसकी ताकत होती है या उसका वर्चस्व होता है, उसका मान सकते हो आप वर्चस्व होता है। क्या होता है, वर्चस्व होता है। तो इसके क्या लिख सकते हो आप, अवगुण लिख सकते हो, अवगुण लिख सकते हो। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को समझा, डेमोक्रेसी है। पहला हमने समझा इसका डेमोक्रेसी है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं बताया कि ये क्या होता है, लोगों का शासन होता है। डेमोक्रेसी के टाइप कितने हैं, हमें 2 टाइप पढ़े हमने। एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें जनता डायरेक्ट कानून और नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाएगी, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हमने पढ़ा एक इनडायरेक्ट या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसके अंदर वहां की जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जनता या सरकार के लिए कानून बनाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। ऐसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को बोलेंगे अपन लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर हमने बात किया आगे कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, इसके भी 2 टाइप्स है, इसके भी 2 टाइप्स है। पहला हमने पढ़ा संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र कहाँ होगा, जहां पर सरकार लोगों प्लस संसद के प्रति उत्तरदायी है, उसके प्रति जवाबदेह है। दूसरी बात क्या, सरकार का मुखिया पीएम होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर वहां का मुखिया होगा। तीसरी बात क्या कि वहां पे राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसके पास नाम मात्र की शक्तियां रहेंगी, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी। फिर हमने पढ़ा हमने राष्ट्रपति लोकतंत्र। राष्ट्रपति लोकतंत्र में वहां पे मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है। किसका मुखिया होगा, वो सरकार का भी मुखिया होगा और राज्य का भी मुखिया होगा। तो ऐसा लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र कहाँ पाया जाएगा, भारत में। और एक इंग्लैंड है, वहां पे कैसा पाया जाता है, संसदीय लोकतंत्र। फिर हमने बात की कि भाई लोकतंत्र है ना, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हमने पढ़ी कि वहां पे एक तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। दूसरा पढ़ा हमने कि वहां पे कानून का शासन होना चाहिए। तीसरी बात हमने पढ़ी कि वहां पे लोगों के पास अधिकार होने चाहिए। चौथी बात हमने पढ़ी कि वहां पे सरकार की क्या होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पांचवी बात पढ़ी हमने कि वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। यदि 5-4 विशेषताएं उस देश में आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई वहां पे क्या है, डेमोक्रेसी है। फिर हमने पढ़ा कि वहां डेमोक्रेसी है, उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दे सकते हैं। तो पक्ष में तर्क देने के लिए हमारे पास खूब 3-4 पॉइंट है कि एक तो क्या होती है, वहां पे जवाबदेही होती है। दूसरी बात है, वहां पे मान सकते हैं आप लोग कानून का शासन भी होता है वहां पे, और लोगों के पास समानता का अधिकार भी होता है। और वहां पे जो सरकार है उसकी क्या होती है, एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है वहां पे। फिर हमने पढ़ा कि विपक्ष है, यानी विपक्ष में कौन से तर्क दे सकते हैं या अवगुण कौन कौन से हैं। तो इसमें पढ़ा हमने कि भाई उस देश में क्या होती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी अस्थिरता उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है कि भाई जब सरकार को चुनाव होता है तो सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, सरकार कैसी बनती है, गठबंधन सरकार बनती है। और जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो उस देश में एक अस्थिरता सी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात क्या है, चुनाव में खर्च बहुत अधिक होता है और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है वहां पे। बहुमत में, जिसका बहुमत में होता है उसका ज्यादा वर्चस्व होता है, और जो लोग संख्या में कम होते हैं उसका उन पे कहीं ना कहीं अटैक की संभावना
बनी रहती है इस डेमोक्रेसी के भीतर। आगे अपन बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। आगे यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन लोग, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बन सकता है कि भाई लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको बन सकता है कि लोकतंत्र के कोई दो विशेषता या अवगुण बताइए। तीसरा आप क्वेश्चन लिख सकते हो इसमें आप लोग कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, आप लिखने की ट्राई करना। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस बुक का 9th क्लास की बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, उस टॉपिक को अपन एकदम सिंपल भाषा में समझ लेंगे। और यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।